नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संध्या जैन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में कक्षा 12 का अध्याय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। बच्चों, अब हम आते हैं इस अध्याय के मुख्य पॉइंट पर। बंधुत्व, जाति और वर्ग। बंधुत्व यानी भाईचारा। यहाँ हम आरंभिक समाज के बारे में देखें तो ये आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्षों का इतिहास है। और इस समय आर्थिक राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उन प्रभावों से जैसे कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिसमें वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। जीवन शैली से तात्पर्य उनके रहन सहन में परिवर्तन हुआ। साथ ही यहाँ शिल्प विशेषज्ञ के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। यहाँ हम शिल्प विशेषज्ञ से तात्पर्य यहाँ विभिन्न प्रकार की कलाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग या विभिन्न कलाओं में पारंगत लोग। तो इस प्रकार के शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा इसी से संपत्ति का असमान वितरण हुआ और इस असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को प्रखर बनाया। बच्चों, यहाँ सामाजिक विषमताओं से तात्पर्य समाज में जो ऊंच नीच, छोटा बड़ा है, उससे हम लेते हैं। बंधुत्व की बात हम करें, इसके पहले हम आते हैं अपने परिवार पर कि आरंभिक समाज में परिवार कैसे होते थे। तो इतिहासकारों ने इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का इतिहासकारों ने इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का प्रयोग किया। और हम देखते हैं कि अधिकांश ग्रंथ समाज का चित्रण प्रस्तुत करते हैं और कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड भी तय करते हैं और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रीति रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते हैं। आरंभिक समाज के बारे में इस अध्याय में उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथ महाभारत, जो कि विशाल महाकाव्य है, उस महाकाव्य के बारे में ही विस्तृत वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में उस समय की सामाजिक श्रेणियों से बच्चों तात्पर्य यहाँ कि समाज किन किन वर्गों में बटा हुआ था तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास किया गया। आचार व्यवहार से तात्पर्य बच्चों यहाँ कि किस प्रकार लोग आपस में अपना व्यवहार करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते थे। बच्चों, हमने इसके पहले देखा था कि महाभारत बहुत विशाल महाकाव्य है। हम आगे अपने चैप्टर को पढ़ें इसके पहले हमें महाभारत के बारे में, इसके समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पढ़ना है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्यों किया गया, किस प्रकार किया गया। क्योंकि महाभारत एक विशाल महाकाव्य था और इस महाकाव्य को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखा गया। अतः विद्वानों ने मिलकर इसको का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। तो सबसे पहले 1919 में एक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं B.S. सुकथांकर। इनके नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की योजना शुरू हुई। बच्चों, समालोचनात्मक संस्करण से तात्पर्य यहाँ है विभिन्न स्थानों में लिखित जो पांडुलिपियां थी, विभिन्न भाषाओं में लिखित जो पांडुलिपियां थी, उनको इकट्ठा करके उनमें से समान बातें निकालकर उनको संगठित करना और महाभारत की एक पूरी किताब तैयार करना या महाभारत को एक किताब के रूप में लिपिबद्ध करना। इस परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों से ऐसे श्लोकों का चयन किया जो लगभग
सभी पांडुलिपियों में पाए गए और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, बंधुता एवं विवाह। आरंभिक समाज में बंधुता एवं विवाह पर बात करें उसके पहले हम देखेंगे परिवार के बारे में कि समाज में किस प्रकार परिवार हुआ करते थे। आरंभिक समाज में एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट कर करते थे। परिवार के लोग एक साथ रहते थे, एक साथ ही पूजा पाठ सामाजिक अनुष्ठान करते थे। और यहाँ समाज की बात करें तो कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों में खून का रिश्ता माना जाता था और कुछ समाज ऐसा नहीं मानते थे। आरंभिक समाज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो विशिष्ट परिवारों के बारे में तो जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करना मुश्किल होता है। बच्चों, अभी हम देख रहे थे विवाह के नियम। हमने विवाह के नियम देखे, अंतर्विवाह पद्धति और बहिर्विवाह पद्धति। ये दोनों पद्धतियां परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं, इनको आप जरूर नोट करिए। अब हम विवाह के अंतर्गत जैसे हमने गोत्र पद्धति पढ़ी थी कि गोत्र के अंदर विवाह किया जाता है या गोत्र के बाहर विवाह किया जाता है, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार गोत्र का निर्धारण होता है। हम यहाँ देखेंगे स्त्री का गोत्र। बच्चों, गोत्र पद्धति हमारे यहाँ 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई। उसका मुख्य उद्देश्य उस समय ब्राह्मणों को या लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करना था। ये उस समय की सामाजिक आवश्यकता थी और उस समय प्रत्येक गोत्र को एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया, यानी प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था। तो इस प्रकार से स्त्रियों का गोत्र निर्धारित होता था। गोत्र के कुछ नियम भी थे। गोत्र का पहला नियम था, शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। यानी शादी के पहले जो कन्या थी वो पिता के गोत्र के अंदर रहती थी, पिता का गोत्र होता था। शादी के बाद उसे पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। बच्चों, यहाँ पाठ्य पुस्तक में एक नीला ब्लॉक बना हुआ है। उस ब्लॉक में इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया हुआ है गोत्र संबंधी। जब विवाह के समय पंडित विवाह संस्कार करते हैं तो उसमें बताया गया है कि मैं तुम्हें यहाँ से वहां स्थापित करता हूँ। इसका तात्पर्य ये है, यहाँ से मतलब पिता के गोत्र से, और वहां स्थापित करता हूँ इसका मतलब है पति के गोत्र में स्थापित करते हैं। तो सबसे पहला नियम गोत्र का, शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। गोत्र का दूसरा नियम यह है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। बच्चों, हमने पहले पढ़ा था बहिर्विवाह पद्धति। यह नियम जो है उसी पद्धति से मेल खाता है कि हम जब शादी विवाह करते हैं तो एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते, और आज भी समाज में इसी नियम को माना जाता है। जब भी विवाह संबंध किए जाते हैं तो गोत्र देखा जाता है, वर या वधू का एक गोत्र नहीं होना चाहिए। बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ये गोत्र संबंधी नियम तो बनाए गए थे, आरंभिक समाज में भी बने, अभी भी इन नियमों का पालन होता है। क्या इन नियमों का पालन उस समय हमेशा होता रहा है? इन नियमों को जानने, इस बात को जानने के लिए हम दृष्टि डालते हैं इतिहास की ओर। और इतिहास में जब हम सातवाहन वंश की ओर दृष्टि डालते हैं तो सातवाहन जैसे प्रबल शासकों के बारे में यहाँ हम देखते हैं कि इन राजाओं में यह प्रथा बिल्कुल विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से ही पता चलता है कि वहां स्त्रियां विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखती थी, और इस बात की पुष्टि इससे होती है कि सातवाहन राजाओं के जो नाम होते थे उन नामों के आगे वो अपनी माता का नाम
लगाते थे। यहाँ हम देखते हैं, जैसे पहला ही नाम है यहाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी पहले जो राजा थे सातकर्णी, उन्होंने अपनी माँ का नाम पहले लगाया है, यानी गौतमी का पुत्र सातकर्णी। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन सातवाहन राजाओं ने नहीं किया। सातवाहन राजाओं के बाद यदि हम देखते हैं, यहाँ पाठ्य पुस्तक में मानचित्र दिया हुआ है। बच्चों, इस मानचित्र में मानचित्र संबंधी प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं अब। और इस मानचित्र में जैसा दर्शाया गया है, कुरु और पांचाल क्षेत्र के निकटवर्ती स्थान। तो बच्चों, आपको इस मानचित्र में करना ये है कि आपको कुरु और पांचाल क्षेत्र में स्थित जो महाजनपद हैं और नगर हैं, उस समय राज्यों को महाजनपद कहा जाता था, और जो नगर होते थे उन सभी महाजनपदों और नगरों की सूची बनाना है। यहाँ क्लियर मानचित्र में महाजनपद और नगर दिखाए जा रहे हैं, तो उन सभी की आपको सूची बनाना है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है मानचित्र संबंधी। ये मानचित्र कार्य आप जरूर करना। आगे हम पढ़ेंगे पितृवंशिकता। आरंभिक समाज में पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श हमें देखने को मिले हैं, और आज भी हमारे देश में या इसके पहले भी, आरंभिक समाज के पहले भी यह व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद थी। यानी महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना के पहले भी हमारे देश में ये व्यवस्था मौजूद थी। यानी पितृवंशिकता हमारे देश में रही है। यानी पिता की मृत्यु के बाद, पितृवंशिकता का अर्थ होता है पिता की मृत्यु के बाद पिता की सारी संपत्ति और जमीन जायदाद बेटे के नाम कर दी जाती है। यहाँ हम सामान्य परिवारों की बात करें तो वहां भी ऐसा होता था, और राजाओं की बात करें तो राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को सौंप दिया जाता था। बच्चों, यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी राजा के पुत्र नहीं होता था, तो पुत्र ना होने की स्थिति में संबंधित भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। महाभारत में ये इसी तरह की एक कहानी है। महाभारत जो है इसी तरह की एक कहानी है। यह भाइयों के दो दलों, कौरव और दूसरा पांडव के बीच जमीन और सत्ता को लेकर हुए युद्ध की कहानी है, जिसमें पांडवों की जीत हुई और उत्तराधिकार को पितृवंशीय घोषित किया गया। इस प्रकार महाभारत की कथा वस्तु ने इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया। वैसे हम देखते हैं कि पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई नई बात नहीं थी, वहां तो शुरू से ही चला आ रहा था। यदि हम इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं तो इतिहास में आप लोगों ने जैसे इसके पहले अध्याय में पढ़ा होगा, अध्याय 2 में प्रभावती गुप्त का उदाहरण। यदि हम प्रभावती गुप्त को के उदाहरण को छोड़ दें तो राजाओं में इसके अलावा धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। आरंभिक समाज में ये प्रथा भी प्रचलित थी। बहुपत्नी प्रथा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहुपत्नी प्रथा एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करना, और ये प्रथा सातवाहन राजाओं में थी। कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, जो बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था और उनके अंतर्विवाह पद्धति को दर्शाता था। दक्षिण भारत में बहुत सारे समुदायों में भी ऐसा होता था, यानी एक ही गोत्र में विवाह कर देते थे, यानी अपने ममेरे चचेरे भाई बहनों के साथ संबंध जोड़ दिए जाते थे। बच्चों, संभवतः उपमहाद्वीप की हम बात करें तो भारत के अन्य भागों की बात करें तो वहां भी इस प्रकार की विविधताएं मौजूद हैं। दक्षिण भारत के साथ साथ यदि हम बहुपति प्रथा के बारे में बात करें, जिसमें एक से अधिक पुरुषों से विवाह किया जाता था, तो इसमें एक ही उदाहरण आता है द्रौपदी का। लेकिन द्रौपदी के अलावा हम सबसे लास्ट में जब इस अध्याय में जाएंगे तो एक और बात यहाँ दी हुई है
ये तो महाभारत का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु या सबसे महत्वपूर्ण रहा है द्रौपदी का विवाह। लेकिन हिमालयीन क्षेत्रों में युद्ध के दौरान महिलाओं की कमी के दौरान भी उन क्षेत्रों में बहुपति प्रथा का रिवाज था। बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा को पढ़ने के बाद हम यहाँ देखते हैं अगले चैप्टर में, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी या क्या माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो आरंभिक समाज में हम देखें कि इतिहास में बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। और पहले हम देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं सातवाहन राजाओं से कि सातवाहन राजा अपने मातृ नाम को पहले चिन्हित करते थे, अपने नाम के आगे माताओं का नाम पहले लगाते थे। तो इससे एक बात सिद्ध होती है या प्रतीत होता है कि सातवाहन राजा जो है अपने नाम के आगे माता का नाम पहले लगाते थे, तो कि माताओं को महत्व दिया जाता था, यानी माताएं महत्वपूर्ण थी। फिर भी हम ये देखते हैं कि सातवाहन राजाओं में सिंहासन का जो उत्तराधिकारी था वो पितृवंशिक होता था, यानी पुत्रों को ही ये अधिकार दिया जाता था। यहाँ हम महाभारत का उल्लेख करें तो जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध असंभावी हो गया, तो गांधारी यानी दुर्योधन की मां ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी। बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी जो है पूरा पाठ्य पुस्तक के नीले ब्लॉक में दिया हुआ है, किस प्रकार से दुर्योधन की मां गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की विनती की, पर दुर्योधन ने इस मां की सलाह को नहीं माना और युद्ध किया। तो इससे हम ये भी लगा सकते हैं कि कहीं कहीं पर माताओं को महत्व नहीं दिया जाता था, कहीं कहीं माताओं को अधिक महत्व दिया जाता था और कहीं कहीं पर माताओं को महत्व नहीं दिया जाता था। अब सबसे मुख्य जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, वर्ण व्यवस्था। सामाजिक विषमता देखेंगे कि समाज में किस प्रकार वर्ण व्यवस्था के दौरान सामाजिक विषमता मौजूद थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में धर्मशास्त्रों व धर्म सूत्रों में एक आदर्श जीविका दी हुई है। बच्चों, ये चार्ट बना हुआ है, पाठ्य पुस्तक में ये चार्ट नहीं है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कॉपी में। इसमें चारों वर्णों के बारे में जो आदर्श जीविका है कि किस वर्ण के लिए धर्मशास्त्रों में या धर्म सूत्रों में आजीविका दी है कि इनको क्या करना होता है, किस वर्ण के लोग क्या करते हैं, ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों की आदर्श जीविका समाज में बनाई गई। सबसे पहले उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मणों का क्या काम था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना और दान लेना और देना, ये सभी कार्य ब्राह्मण वर्ग के थे। ब्राह्मण ये सभी कार्य उस समय की वर्ण व्यवस्था में करते थे। अगला नंबर आता था क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों के बाद अगला नंबर क्षत्रिय। तो क्षत्रियों के लिए क्या कार्य थे? क्षत्रिय वर्ग के लोग युद्ध करते थे, सुरक्षा प्रदान करना यानी अपने राज्य की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना, ये सभी कार्य क्षत्रिय वर्ण के लोग करते थे। अब आता है वैश्य, तीसरे नंबर पर थे वर्ण व्यवस्था में वैश्य। वैश्य वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे, दान देते थे, कृषि करते थे, गोपालन गोपालन करते थे यानी गाय का को पालना और व्यापार करते थे। तो ये वैश्यों के कर्तव्य थे। सभी के वर्ण व्यवस्था में सभी के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। सबसे लास्ट में नंबर आता है शूद्र का। वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण जो था वो था शूद्र। शूद्रों का कार्य था तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों
वर्गों की सेवा करना यहाँ शूद्र का कार्य था। बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का जो चार्ट है वो नहीं बना हुआ है। इस बहुत अच्छे से ये चार्ट बनाया गया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपनी कॉपी में नोट करें और उसको याद करें, क्योंकि वर्ण व्यवस्था संबंधी ये प्रश्न आता है कि किस प्रकार से समाज को किन वर्णों में बांटा गया था, कौन कौन से वर्ण थे, उनके क्या कार्य थे या उनके क्या कर्तव्य थे। यहाँ वर्ण व्यवस्था के बाद हम ये देखते हैं, ब्राह्मणों का मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें उन्हें पहला दर्जा दिया गया है, एक दैवीय व्यवस्था थी, यानी ईश्वर द्वारा बनाई हुई व्यवस्था। दैवीय व्यवस्था का मतलब ईश्वर द्वारा बनाई हुई व्यवस्था। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों ने तो पहला दर्जा प्राप्त कर लिया, लेकिन शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया, यानी सबसे नीचे रखा गया। इन व्यवस्थाओं को पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने उस समय 2-3 नीतियां अपनाई। सबसे पहले उन्होंने नीति अपनाई, इस व्यवस्था को उन्होंने ईश्वरीय देन बताया, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो है वह ईश्वरीय देन है। दूसरी नीति थी उनकी शासकों को प्रेरित करना, यानी उस समय जो शासक वर्ग थे, जिन राज्यों में जिन शासकों का शासन था, उन शासकों को प्रेरित करना कि वो वर्ण व्यवस्था लागू कराएं, यानी ऐसे आदेश लागू करें, ऐसे आदेश पारित करें कि लोग वर्ण व्यवस्था का पालन करें। अगला उन्होंने तीसरा इस नीति जो अपनाई वो ये अपनाई कि उन्होंने जनता को ये यकीन दिलाया, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा देने का कार्य करता था, इसलिए वो लोगों को ये यकीन दिलाते थे शिक्षा के दौरान कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी जिस जाति में वो जन्म लेते हैं उसी जाति के अनुसार उन्हें रहना है। यहाँ पर हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों ने ये नीतियां तो अपना ही, साथ में एक दैवीय व्यवस्था भी बताई कि दैवीय व्यवस्था है, तो दैवीय व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए एक बहुत अच्छा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को उद्धृत किया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, उस मंत्र में ये बताया गया है कि ब्रह्मा से ही चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उनकी उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों की उत्पत्ति उनकी भुजाओं से हुई, और वैश्य ब्रह्मा की जंघा से पैदा हुए, और शूद्रों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के पैरों से हुई। इन मानदंडों को महाभारत, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र आदि अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल भी प्रदान किया गया। इसी संदर्भ में पाठ्यपुस्तक में एक उचित सामाजिक कर्तव्य का ब्लॉक बना हुआ है, और महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी ली गई है जो कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की है। गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी बच्चों आप लोगों ने सुनी होगी कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने उस समय महाभारत काल में, उस समय वर्ण व्यवस्था के कारण क्षत्रिय वर्ण के कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का जब वो कार्य कर रहे थे, और निषाद वर्ग से यानी एक निम्न वर्ण से एकलव्य जब उनके पास शिक्षा प्राप्त करने गया, तो वर्ण व्यवस्था की जटिलताओं के कारण उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी। तो ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है कि किस प्रकार से उस समय वर्ण व्यवस्था को अपनाया जाता था, और वर्ण व्यवस्था के कारण ही बहुत अधिक समाज में विद्वेष भी रहा। बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं। उन प्रश्नों को हम आपको गृह कार्य के लिए दे रहे हैं।
अगले सेशन में हम इन पर बात करेंगे। आप प्रश्नों को लिखिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्विवाह पद्धति का अर्थ क्या है? इसको हमने बहुत अच्छे से बताया था। अंतर्विवाह पद्धति का अर्थ क्या है? लिख लिया बच्चों? दूसरा प्रश्न है, बहिर्विवाह पद्धति का क्या अर्थ है? तीसरा प्रश्न है, शादी के बाद स्त्रियों को किसका गोत्र अपनाना पड़ता था? शादी के बाद स्त्रियों को किसका गोत्र अपनाना पड़ता था? अगला प्रश्न है, कुल तथा जाति का अर्थ क्या है? यानी कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण होते हैं। और दूसरा प्रश्न है, वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।